Hi everyone, this is Shivani from India and you are watching me on Aqsa Mahmood's channel, a channel that has motivated me tremendously in achieving my VBAC goal. So thanks a lot Aqsa, let's get started. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ दिन पहले मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर शिवानी का मैसेज आया, मैम मेरा VBAC अचीव हुआ है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, देन फिर हमने बातचीत की, उनसे मैंने पूरी स्टोरी सुनी। तो बिना किसी ताखीर के हम उन्हीं की ज़बानी उनसे ये स्टोरी सुन लेते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और मैं आपके साथ आज अपनी VBAC जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। वेरी स्पेशल थैंक्स टू अक्सा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जिनकी वीडियोस ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है मेरी VBAC जर्नी में सक्सेस अचीव करने की। तो my story starts in 2018 September when my first child was born. So he was born on 28th of September and ये एक C-section था। ये मेनली इसीलिए हुआ था क्योंकि 41 वीक्स तक वेट करने के बाद भी मैं अपने आप लेबर में नहीं गई थी और मेरे को मेडिकली आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया था टू गो इनटू लेबर। एंड इवन तो लेबर स्टार्ट हो गया था, उसकी प्रोग्रेस इतनी नहीं थी जितनी डॉक्टर्स चाहते थे, जिस रेट पे वो चाहते थे। तो सुबह मुझे इंड्यूस किया गया था और शाम तक दे कन्विंस्ड मी कि इमरजेंसी बनने से पहले आप इलेक्टिव C-सेक्शन करवा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और वी हैड गॉन अहेड विद दैट डिसीजन, इवन दो मेरा नेचुरल बर्थ का मैं उस टाइम भी बहुत कीन थी, बट वो नहीं हो पाया था। तो सुबह 8 बजे मेरा इंडक्शन हुआ था और रात के 12 बजे तक सिजेरियन हो गया था। सो एनीवे 14 months आफ्टर द बर्थ ऑफ माई बेबी मैंने फिर से कंसीव किया एंड दिस टाइम आई वॉज वेरी कीन फॉर अ VBAC एंड काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे, काफ़ी पढ़ाई की और रियलाइज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका केयर प्रोवाइडर या आपका हॉस्पिटल या आपका डॉक्टर कितना सपोर्टिव है VBAC को लेके। ओके, तो शिवानी आपने अपने फर्स्ट बेबी की बर्थ के कितने टाइम के बाद सेकंड बेबी कंसीव किया था? जिन लेडीज का फर्स्ट C-सेक्शन हुआ है वो ये जरूर जानना चाहेंगी कि पहले बेबी के कितने टाइम के बाद, यानी कितना गैप हो के हम सेकंड बेबी को कंसीव करें। 14 months later, 2 months after my son's first birthday, I conceived again and इस बार भी मैं बहुत कीन थी एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो मैंने VBAC के बारे में, विच इज़ एसेंशियली वेजाइनल बर्थ आफ्टर C-सेक्शन, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। उसी दौरान मैंने अक्सा की VBAC स्टोरी भी देखी विच आई फाउंड वेरी मोटिवेटिंग एंड मैंने पढ़ के यही रियलाइज़ किया दैट बेसिकली एक अच्छा केयर प्रोवाइडर ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक VBAC अचीव करने में। सो इट डजेंट मैटर हाउ गुड द डॉक्टर इज, इट मैटर्स कि वो कितना VBAC सपोर्टिव है। तो अगर डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स आप पे कंडीशंस डाल रहे हैं कि अगर आप 38 वीक्स तक लेबर में नहीं जाते हो, 39 तक नहीं जाते हो, देन वी विल हैव टू डू अ C-सेक्शन, या फिर स्कार थिकनेस देखेंगे, अगर नहीं ठीक होगी तो वी विल हैव टू डू अ C-सेक्शन। वो एक रेड फ्लैग रेज करना चाहिए आपके मन में, बिकॉज दैट प्रोबेबली मीन्स कि आपका डॉक्टर इतना VBAC सपोर्टिव नहीं है जितना आप probably चाहते हो। So in our case we were fortunate enough to find a hospital, we will provide in the description below, and in Delhi NCR जिनका VBAC rate was more than 80%. So वो काफ़ी encouraging था क्योंकि that made us believe कि the hospital as an entity believes in a VBAC and उनकी पूरी group practice जो उनकी doctors सब थे वो सब बिलीव करते थे VBAC में। इट वॉज नॉट ऑन ओनली वन डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है जो VBAC करती है हमारे हॉस्पिटल में, वो पूरा हॉस्पिटल VBAC फ्रेंडली था। सो दैट वॉज वेरी एनकरेजिंग फॉर अस। ओके शिवानी, इट्स गुड कि आपको VBAC सपोर्टिव हॉस्पिटल और डॉक्टर मिल गए।
आपने अपनी वी बैक प्रिपरेशन किस तरह से की, उसके बारे में भी हमें डिटेल से मैं बताएं। अपना काम करती जा रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू स्टे वेरी एक्टिव। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग कि मैं वो सब करूं जिसकी वजह से मैं स्पॉन्टेनियसली लेबर में अपने आप चली जाऊं, बिकॉज लास्ट टाइम वो एक कंस्ट्रेंट था एंड कि मैं लेबर में अपने आप नहीं गई थी तो नेचुरल पेन्स शुरू नहीं हुए थे। सो दिस टाइम फॉर वी बैक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई गो इन टू लेबर स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि आपको कोई इंड्यूस, आपको डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं नहीं इंड्यूस करना, क्योंकि आपका यूट्रस ऑलरेडी एक बार पहले देयर इज ऑलरेडी अ स्कार ऑन योर यूट्रस। सो आर्टिफिशियल पेन्स शायद आपका यूट्रस ना ले पाए। सो इट्स मच बेटर इफ स्पॉन्टेनियसली यू गो इन टू लेबर. So, I was walking a lot. I was trying to stay very active. I was walking at least 6 kilometers a day, which I think helped a lot. I was doing a lot of baby positioning activities. का normal delivery rate was very low. तो obviously वो hospital as an institution for some reason cesareans को ज़्यादा cesareans ज़्यादा होते थे for whatever reason. तो इस बार वी वर लकी इनफ टू फाइंड अ हॉस्पिटल जिसमें वी बैक का सक्सेस रेट, वी बैक रेट वाज मोर देन 80%. सो दैट गिव अस अ लॉट ऑफ होप एंड दैट वो बहुत एक अच्छी चीज़ रही हमारे साथ, जो लेबर में हमें बहुत हेल्प की. और मैं साथ में अपना काम करती जा रही थी. आई वाज एक्सरसाइजिंग. मैं कम से कम 6 किलोमीटर्स पर डे चल रही थी, स्टार्टिंग विद माई सेकेंड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कुछ खास किया नहीं था बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, बहुत फटीग थी एंड मेरी बॉडी ने अपने आप ही उसको बेड रेस्ट पे डाल दिया था. सो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गेटिंग माई एनर्जी बैक, और एनर्जी वापस जैसे जैसे आती रही उतना मैं पूरा यूज़ करती रही उसको. वेदर भी अच्छा था तो मैंने 3-4 महीने खूब वॉक की, खूब अपना एक्टिव रही मैं, एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प. उसके बाद आया 8वां महीना, जो इंसिडेंटली जून का भी महीना था जिसमें बहुत गर्मी होती है. तो 8वें महीने में आप एनीवे थोड़े ज़्यादा टायर्ड होते हो, तो उस महीने में कुछ नहीं कर पाई. एंड 9th मंथ में जब भी वेदर ठीक होता था तो अगेन आई वुड वॉक एंड मैं सब कुछ अपना ट्राई करती थी करने के लिए. सो ये चलता रहा. और लास्ट टाइम जो बेबी की पोजीशन थी वो पोस्टीरियर थी, मीनिंग कि बच्चे का सर नीचे होता है तो वो ब्रीच नहीं होता, लेकिन जो फेस कर रहा होता है बेबी वो आपके बेली बटन को फेस कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ फेसिंग योर स्पाइन. जब वो स्पाइन फेस कर रहा होता है बेबी तो वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटीरियर लेबर होता है जिसके बारे में बहुत बात की जाती है, लेकिन पोस्टीरियर लेबर के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता. बट एक्चुअली पोस्टीरियर लेबर में इट्स मच लॉन्गर एंड इट्स अ लॉट मोर पेनफुल, क्योंकि जो बच्चे की पोजीशन होती है उसकी वजह से वो इजीली नीचे नहीं आ पाता, उसकी चिन फ्लेक्स नहीं हो पाती. तो एनीवे मैं उनकी काफ़ी टेक्निक्स कर रही थी कि ताकि इस बार बेबी पोस्टीरियर ना हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेबी पोस्टीरियर था एंड तो इस टाइम मैं होप कर रही थी कि पोस्टीरियर ना हो. सेकेंड थिंग वाज एंगेजमेंट, जो कि लास्ट टाइम बेबी की एंगेजमेंट नहीं हुई थी, उसकी वजह से भी शायद सर्विक्स पे प्रेशर नहीं पड़ा और उसकी वजह से भी शायद लेबर अपने आप शुरू नहीं हुआ, ऐसा मेरा हाइपोथेसिस था बेस्ड ऑन व्हाट आई हैड रेड. तो इस टाइम आई वाज ट्राइंग कि मैं अपनी तरफ से जो भी रोटेशन और एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ कर लूँ, जैसे कि स्पिनिंग बेबीज टेक्निक्स जो कि रोटेशन के लिए होती है, और ये अपना एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो कि होती हैं वॉकिंग एंड स्क्वाटिंग एंड बेसिकली एक्टिव रहना, एंड ये सारा बेसिकली जब आप ग्रेविटी और मूवमेंट को यूज़ करते हो तो वो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में आ जाता है. तो एनीवे मेरा आई वॉज लकी बिकॉज वी बैक में एक स्पॉन्टेनियस लेबर में जाना, स्पॉन्टेनियसली अपने आप लेबर में जाना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर आप लेबर में अपने आप नहीं जाते हो तो डॉक्टर्स आपको इंड्यूस नहीं करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपके यूट्रस पे स्कार है, और वो अगर आर्टिफिशियली आपको इंड्यूस करेंगे तो शायद यूट्रस वो आर्टिफिशियल पेन्स ना ले पाए, बिकॉज दोज आर द पेन्स जो आपकी बॉडी ने खुद बनाए भी नहीं है, वो आर्टिफिशियली आ रहे हैं. सो एनीवे स्पॉन्टेनियस लेबर के लिए जो बेसिकली एक्टिव रहना एंड ये सब मैं कर ही रही थी. जिस दिन मैं लेबर में गई इंसिडेंटली मैं उस दिन करीब 10 किलोमीटर चली थी. तो वेदर वॉज वेरी नाइस, मैं बहुत इंजॉय करी थी वॉक करना.
आई डिड अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क, लाइक जो भी अपने मेंटल स्ट्रेसेस थे उनको रिजॉल्व किया. आई थिंक उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज लेबर के आने में एक हार्मोन जिसका नाम ऑक्सीटोसिन होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो ऑक्सीटोसिन इज़ बेसिकली अ लव हार्मोन. इट्स व्हेन यू आर फीलिंग लव्ड एंड सेफ एंड कंफर्टेड कि ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, यू नो. तो मैंने अपने मेंटल इश्यूज रिजॉल्व किए, कुछ लोगों के प्रति जो मुझे फील हो रहा था उसको रिजॉल्व किया. एंड आई ट्राइड कि मैं एक अच्छी प्लेस में रहूँ, आई एम इन अ गुड प्लेस इमोशनली. आई थिंक उससे बहुत हेल्प हुआ. एनीवे, रात को शावर वगैरह लेने के बाद आई हैड अ टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल हॉट वाटर में, जो कि मेरे को मेरी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला हुआ था. बाय द वे, इस पूरी ड्यूरेशन में मैं आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले रही थी अंडर द गाइडेंस ऑफ Ayurvedic doctor. I was also using homeopathic medicines to ensure कि एक अच्छी नॉर्मल डिलीवरी हो. दिस वॉज अगेन अंडर गाइडेंस ऑफ अ वेरी गुड होम्योपैथ. आई थिंक ये दो चीज़ें बहुत हेल्प की. एंड फॉर्चुनेटली 39 वीक्स एंड 1 day पे I went into labor on my own after the castor oil. So 9:30 I took the castor oil. By 10 o'clock I got my first contraction. I don't know if it was a coincidence. I don't know कि अगर ये फाइनल नज था बेबी को बाहर आने के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने ये सब कुछ किया था. आई डिड द कैस्टर ऑयल एंड द पाइनएप्पल, सब कुछ किया था, कुछ नहीं हुआ था लास्ट टाइम. दिस टाइम इट वर्कड. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में आपकी बॉडी कितनी रेडी है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीटोसिन, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, हाउ रेडी इज योर बॉडी, एंड ऑफ कोर्स हाउ रेडी इज योर बेबी. सो आई वेंट इन टू लेबर बाय 10 o'clock. 4 o'clock we left for the hospital. 6 घंटे लेबर करने के बाद घर पे. एंड जब उसके बाद आफ्टर अ pretty long and hard labor of 9 to 10 hours, my daughter was born at around 3:30 p.m. So of course labor की स्टोरी बाद के लिए, कभी के लिए कि लेबर में कैसे कोप किया. बट इन अ नटशेल द फैक्ट कि हॉस्पिटल सपोर्टिव था, तो उनकी अपनी नर्सेज बहुत हेल्प करी थी एक्सरसाइज करने में कि आप ये करते हैं, ये कीजिए, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी. और मुझे जो कोई बोला था मैं बस वही कर रही थी, बिकॉज मेरी अपने सोचने की क्षमता जो है बिल्कुल साइड पे चली गई. अच्छा, जब मैं भी वीबैक के लिए ट्राई कर रही थी तो सबसे ज्यादा खौफ मेरे जहन में यही था कि यूट्रीन रप्चर का जो डॉक्टर्स कहते हैं. आपके अपने वीबैक ट्रायल में यूट्रीन रप्चर के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था? मेरी तरह आप उसके बारे में डर तो नहीं रही थी कि कहीं यूट्रीन रप्चर ना हो जाए? आपने इस बारे में डॉक्टर से अपने बात की थी, क्योंकि आपका जो गैप है ना वो काफी कम है. यूटेरिन रप्चर के बारे में हॉस्पिटल का इतना कोई कंसर्न नहीं था. अगेन लाइक आई सेड कि यू नो दे वर वीबैक एडवोकेट्स, तो जब बेस्ड ऑन मेरी रिसर्च पे भी यूटेरिन रप्चर मेरा इतना कंसर्न नहीं था. येस, यू आर राइट, मेरा जो गैप था was only about 14 months between delivery and conception. But VBAC में they say as long as दो deliveries के बीच का gap is around 18 months to 24 months, it is fine. Like uterine rupture is not that much of a challenge. यूट्रिन रप्चर पहले ज़्यादा चैलेंजिंग होता था और ज़्यादा उसका रिस्क होता था, बिकॉज जो इंसिजन्स होते थे वो वर्टिकल होते थे. उसमें यूट्रिन रप्चर के चांसेस बहुत हाई होते थे, एज हाई एज इवन आई थिंक अराउंड 80%. लेकिन जब से ये लोअर हॉरिजॉन्टल इंसिजन्स शुरू हुए हैं, तब से यूट्रिन रप्चर का रिस्क हैज ड्रॉप्ड वेरी लो. ऑल्सो हमारी लमास क्लासेस में हमने ये सीखा था दैट यूट्रिन रप्चर के जो बहुत ही माइन्यूट उसका रिस्क होता है उसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन कोई सिजेरियन, डबल सिजेरियन के रिस्क के बारे में बात नहीं करता, जो कि बहुत ही रियल प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे कि प्लेसेंटा क्रीटा करके एक प्रॉब्लम होती है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसका रिस्क एक्चुअली यूट्रिन रप्चर से भी काफी ज्यादा होता है. तो यूट्रिन रप्चर वॉज नेवर माई कंसर्न और माई डॉक्टर्स.
अच्छा शिवानी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है और हो सकता है कि वो देखने वालों के माइंड में भी लाजमी आया होगा। आपने कहा कि आपने कैस्टर ऑयल पिया था तो थोड़ी देर बाद आपके पेन्स स्टार्ट हो गए थे, तो आपने डॉक्टर को इमीडिएटली बता दिया था? कॉल पे कोई बात हुई थी उस दौरान डॉक्टर से, चेकअप वगैरह किया था, या आपने जैसे बताया कि शायद 6 आवर्स आप घर में आपने लेबर बर्दाश्त किए? उस टाइम पीरियड की थोड़ी सी समरी बताएं कि जब आप लेबर में थी तो आपको ये डर नहीं था कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, यूट्रीन रप्चर का कहीं खतरा तो ना हो? तो जो मेरा अर्ली लेबर था, माई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टेड एट 10 o'clock at night and instantly they were 10 minutes apart and 2 घंटे के बाद they were about 5 minutes apart and उसके 2 घंटे के बाद वो 4 मिनट की दूरी पर से आ रहे थे। तो अर्ली लेबर में मैंने बेसिकली खुद ही पहले 2 घंटे कोप किया और उसके बाद आई कॉल्ड माई हस्बैंड कि ही वॉज वर्किंग इन द अदर रूम, सो आई टोल्ड हिम आई नीड यू नाउ एंड आई कॉल्ड हिम। तो उनकी हेल्प से फिर वो मतलब हम दोनों ही थे एंड हम कोप कर रहे थे घर पे, बर्थ बॉल और काउंटर प्रेशर, और वो बेसिकली बैक पे बहुत प्रेशर डाल रहे थे तो उससे हेल्प हो रहा था। तो उस टाइम भी उस टाइम हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया था। द आइडिया वॉज कि जब 4 मिनट की दूरी पर से कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाएंगे और 1 घंटे तक चलता रहेगा और 1-1 मिनट का एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। ये एक 411 रूल होता है जो कि आपकी बर्थ क्लासेस में आपको बताया जाता है, और अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तब भी यही रूल उभर के आता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। और बिल्कुल यही हुआ कि जब तक मैं हॉस्पिटल में पहुंची आई वाज इन एस्टैब्लिश्ड एक्टिव लेबर और मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया और फिर मैंने हॉस्पिटल में लेबर करना शुरू किया। एंड नहीं, यूट्रिन रप्चर का डर तो नहीं था और मॉनिटरिंग का भी डर नहीं था, बस यही था कि दर्द काफ़ी ज़्यादा था, तो मतलब काफ़ी इंटेंस था। तो इसलिए मेरे को इवन दो मेरे को पता था कि जितना लेबर हो सके घर पे करना चाहिए, बट हाँ मतलब थोड़ी बिकॉज दर्द काफ़ी ज़्यादा था एंड काफ़ी कम कम मिनट्स पे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, तो हॉस्पिटल जाने की थोड़ी सी अर्जेंसी मेरे को ज़्यादा महसूस हुई थी। मुझे लगा था कि मैं 12 घंटे तक घर पे मतलब लेबर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर अराउंड 6 hours आई वेंट टू द हॉस्पिटल। अच्छा, तो शिवानी, हम इस सारी स्टोरी में बेबी के बारे में बात करना तो भूल ही गए हैं। मुझे ये बताएं कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बेबी का वेट कितना था और हॉस्पिटल पहुंचने के कितनी देर बाद आपकी डिलीवरी हो गई थी। ये भी जरूर बताएं कि बेबी को ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई उसके साथ, वैक्यूम या फॉरसेप्स डिलीवरी की जरूरत तो नहीं पड़ी, बिल्कुल स्मूथ डिलीवरी हुई। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को भी थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। Those are such great questions, Aksa. I'm so glad you asked them. Baby weight was around 2.65. In fact, I was also told by my doctors कि अगर 3 किलो से ज़्यादा weight होता तो शायद ज़्यादा it would have been more challenging for the baby to come out. She was a smaller baby. I think वो एक advantage रहा है। As for the question कि बेबी को दिक्कत हुई निकलने के टाइम, सो डेफिनेटली आई थिंक शी वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि पोस्टीरियर लेबर था, लाइक आई सेड कि उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इट वॉजंट वेरी कंड्यूसिव टू अ स्मूथ लेबर। इसलिए हॉस्पिटल जाने के करीब हम पहुंचे हैं हॉस्पिटल अराउंड 5 बजे इन द मॉर्निंग एंड डिलीवरी हुई है 3:30 बजे इन द आफ्टरनून। तो वो सारा टाइम हॉस्पिटल में ही लेबर हुआ है। तो सो शी एक्चुअली, डॉक्टर्स ने सारा क्रेडिट बेबी को दिया है कि शी वर्क वेरी हार्ड टू कम आउट। सो इवन दो वो मतलब रोटेट नहीं हुई टू एन एंटीरियर पोजीशन, वो पोस्टीरियर पोजीशन में ही बाहर आई। एंड येस, वी हैड टू यूज अ वैक्यूम बाय द एंड ऑफ इट। वैक्यूम यूज करना सही लगा था डॉक्टर को, बिकॉज लास्ट के आधे घंटे में बेबी का जो हार्ट रेट था वो थोड़ा डिप करने की स्टार्ट कर दिया था उन्होंने।
तो उसमें फिर डॉक्टर्स आई थिंक थोड़ा सा दे काइंड ऑफ सेड के थोड़ा जल्दी करते हैं, सो यू नो, बट लेटर दे पॉइंटेड आउट कि अभी आपके पास आधा घंटा था, अगर हम आधा घंटा रुक जाते तो शायद एपिजियोटमी करने की और वैक्यूम से बेबी को पुल आउट करने की जरूरत ना पड़ती. बट येस, आई एंडेड अप गेटिंग अ पेनफुल एपिजियोटमी एंड येस द बेबी वॉज पुल्ड आउट बाय अ वैक्यूम. तो वो थोड़ा सा यू नो आई थिंक उसको ट्रबल तो हुई होगी डेफिनेटली. वो आके बच्चा 3 दिन तक सोता ही रहा था, तो वो काफी हार्ड वर्क करके आया था लेबर में. सो ये प्रीटी मच रही थी लेबर की स्टोरी. अच्छा, तो आपका जो फर्स्ट सी सेक्शन का कट था वो ऑब्वियसली ट्रांसफर्स था, दैट्स वाई आपके वी बैक के चांसेस भी ज्यादा थे. तो माय क्वेश्चन इज के सेकंड कंसीव के बाद जब आप चेकअप के लिए गई थी, नॉर्मल चेकअप के लिए, तो स्टार्टिंग में डॉक्टर ने थिकनेस के बारे में बात की थी, स्कार थिकनेस के बारे में. सो स्कार थिकनेस के बारे में लाइक आई you know, I don't know if I mentioned earlier, बट स्कार थिकनेस मेरे हॉस्पिटल के लिए कंसर्न नहीं था. उनके वेब पेज पे और उनकी डॉक्टर्स का भी जो इनसाइट था वो ये था कि स्कार थिकनेस डज नॉट मैटर. येस, देयर आर सम डॉक्टर्स जो स्कार थिकनेस को यू नो वेटेज देते हैं, बट लकीली माय हॉस्पिटल वाज नॉट वन ऑफ देम. बट येस, 90% ऑफ द डॉक्टर्स हु आई मेट उन्होंने कहा था कि स्कार थिकनेस का चेकिंग करेंगे अराउंड 37 वीक्स पे. अगर सब ठीक निकलेगा तभी हम गो हेड करेंगे वी बैक के लिए. बट माय हॉस्पिटल लकीली डिड नॉट बिलीव दैट स्कार थिकनेस मैटर्स. और हमारी जो बर्थ क्लासेस थी, जो एंटीनेटल क्लासेस हमने ली थी, उसमें भी यही कहा था कि स्कार थिकनेस डज नॉट मैटर. As long as it's a transfer scar, it does not matter what the scar thickness is. So that is my story, and my advice to everybody who is aiming to have a VBAC would be to really find a care provider जो कि actually VBAC supportive हो. क्योंकि बहुत लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि हम VBAC supportive हैं, but actually उनकी बहुत शर्तें होंगी. एंड उस चीज़ से आपको रेड फ्लैग मिल जाना चाहिए कि ये शायद अपने वीबैक सपोर्टिव नहीं है जितना ये पेपर पे अपने आप को दिखाते हैं. इफ़ दे आर सेइंग थिंग्स लाइक हम सिर्फ 38 वीक्स तक वेट करेंगे, उसके बाद सी सेक्शन बुक कर देंगे आपका, या 39 वीक्स तक वेट करेंगे, मैक्सिमम 40 वीक्स तक वेट करेंगे, दैट शुड बी अ रेड फ्लैग फॉर यू, क्योंकि एक्चुअली सपोर्टिव इतना नहीं है. ओवरऑल हॉस्पिटल का रेट कितना है नॉर्मल डिलीवरीज का, अगर आप हॉस्पिटल में बर्थ करा रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. बिकॉज आपका डॉक्टर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर ओवर आर्चिंग जो पॉलिसीज हैं हॉस्पिटल की वो सिजेरियन की तरफ ही ओरिएंट करती हैं डॉक्टर के हर एक एक्शन को, फिर आपके डॉक्टर के हाथ से भी बात थोड़ी निकल जाती है. तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू एंड योर डॉक्टर, इट्स अबाउट हाउ डज द इंस्टीट्यूशन फील अबाउट वीबैक एज अ होल. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग, हॉस्पिटल ऐसा ढूंढिए जो सपोर्टिव हो. एंड सेकेंड, आप अपना काम करते रहिए, यू नो, फोकस ऑन ऑक्सीटोसिन, फोकस ऑन एंगेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम अपने आप को यू नो एक्टिव रखना, ऑल्सो फोकस ऑन कि आपका पॉस्चर कैसा है. क्योंकि अगर हम, ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी कि अगर हम रिक्लाइन करके बैठते हैं तो उससे बच्चे की गलत पोजीशन लेना उसको बहुत इजी हो जाता है. तो अगर हम अपराइट बैठते हैं, या हम फ्लोर पे बैठते हैं, या हम चौकड़ी मार के बैठते हैं, या हम स्क्वाट करके बैठते हैं, दैट एक्चुअली इज बेटर फॉर बेबीज पोजिशन. तो वो मच बेटर होता है. तो you know that's another thing. And of course I think building your team is very important. पहली बार जब मेरी पहली डिलीवरी थी, मैंने खुद बहुत पढ़ाई कर ली थी. एंड आई थॉट कि मैं एक ऐसी पोजीशन में होंगी कि मैं कह सकती हूँ कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए, और मुझे एपिड्यूरल नहीं चाहिए, मुझे वापस ब्रेक नहीं चाहिए. बट द ट्रूथ इज कि उस टाइम आप अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते. You know, the fact is that your birth partner, if you can afford a doula, you know, they really need to advocate for you. तो उनका आपकी टीम पे होना, आपको अपनी टीम बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक हॉस्पिटल सेटअप में जा रहे हो अपनी बर्थ के लिए, तो यू नो, कन्विंस योर हस्बैंड, ट्राई एंड अटेंड लम्हास क्लासेस टुगेदर. आई थिंक हमने ये किया था, मेरे हस्बैंड ने, कि
हमने नमाज क्लासेस अटेंड की थी, जिसकी वजह से वो भी कम्प्लीटली ऑन बोर्ड थे एक नेचुरल बर्थ के लिए, एंड नॉट जस्ट बिकॉज मैं इंसिस्ट कर रही थी। तो उनका इंडिपेंडेंटली बोर्ड पे होना लेबर में एक्चुअली बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो मेरे लिए एडवोकेट कर पा रहे थे कि हमें ये चाहिए और हमें ये इंटरवेंशन नहीं चाहिए और ये क्यों कर रहे हैं, हम इसके लिए वेट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स अ डूला इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में बर्थ कर रहे हैं, सो डूला इज़ बेसिकली अ सपोर्टिव फ्रेंड हु विल बी विथ यू इन योर एंटायर आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में। आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे, आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, डूला वो सब कर पाएगा आपके लिए। तो अपने एरिया में डेफिनेटली एक डूला एक्सप्लोर कीजिए। अदरवाइज डूला नहीं है तो नो प्रॉब्लम, यू नो अपनी सिस्टर या अपनी फ्रेंड, अपने किसी को आप कोच कर सकते हैं, किसी को आप बता सकते हैं कि मेरी जब ये सिचुएशन हो तो तुम ऐसे हैंडल करो इसको। और डूला की आपके बर्थ पार्टनर जो भी है, वो हस्बैंड या योर मॉम हुएवर इट इज, उसको भी बहुत सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि एक इंसान कितना करेगा, एक इंसान मेंटली भी आपको हैंडल कर रहा है, फिजिकली भी हैंडल कर रहा है, हॉस्पिटल के पेपर भी हैंडल कर रहा है, उसको भी एक ब्रेक की ज़रूरत है, उसको भी एक अनदर पर्सन की ज़रूरत हो जाती है। तो उसमें एक डूला इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी, एंड आई होप दैट ये स्टोरी आपको हेल्प करे, एंड थैंक यू सो मच फॉर दी अपॉर्चुनिटी।